तुमने गाड़ी आगे बढ़ा दी। थैंक यू। किस लिए? इतनी हेल्प करने के लिए। वकील हूँ, फीस भर देना। थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा मुझसे कोई फीस लेता है? मैं लेती हूँ, वैसे भी अपने अभी मन पर हुए भी करते तो अब नहीं रह गए। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले महीनों में एक बार भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई। अपनों के लिए मैं बिजी था। मैं भी आज रात बहुत बिजी थी। बड़ा बॉयफ्रेंड के साथ डिस्को जाने वाली थी। उसके बाद आगे की पूरी रात वो मेरे साथ मेरे घर में गुजारने वाला था, जिसे तुम्हारी वजह से ना कहना पड़ा। बहुत नाराज हुआ। बोला कि अगर मेरी शक्ल भी नहीं दिखेगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। बेशक हुआ। खामखा मेरी रात तना गुजर गई। उसके मैं उसकी भरपाई किए देता हूँ। कैसे? उसका वो अधूरा काम पूरा करके। बिहेव। जो कि मैं हमेशा अच्छा अच्छा वाला ही करता हूँ। मुझे मालूम है कितना अच्छा करते हो, मगर उस बात को जाने दो अभी। ये बताओ कि केस को लेकर क्या सोच रहे हो तुम? क्या सच में तुम्हें फंसाने की साजिश रची गई थी या अचानक कातिल की झोली में टपक पड़े थे? नहीं, वहाँ जो कुछ भी हुआ वो प्री प्लान्ड था। भले ही षड्यंत्र का ताना बाना कुछ घंटों पहले ही बुना गया हो, क्योंकि उससे पहले तो मैं खुद नहीं जानता था कि बजाज कोई केस सौंपने के लिए मुझे अपने घर पर इनवाइट करने वाला था। लेकिन उसे तो मालूम था। ऐसे में ये क्यों नहीं हो सकता कि सारी योजना वो पहले से बना बैठा हो? बल्कि मुझे तो यकीन आ रहा है कि वह कातिल वही है, जबकि उससे मिली तक नहीं हूँ। हो सकता है, क्योंकि उस मुलाकात की किसी और को खबर नहीं रही हो सकती। हासिल क्या हुआ उसे ऐसा करके? बीवी से छुटकारा मिल गया, और क्या हासिल हुआ? आगे मुझे फंसाने में कामयाब हो गया तो जेल जाने से भी बच जाएगा। सच में? क्या सच में जेल जाने से बच जाएगा वह? बच जाता अगर बलि के बकरे के तौर पर मेरी जगह किसी और को फांसा होता। क्योंकि मैं तो जेल जाने से रहा और मैं नहीं जाऊंगा, तो इसका मतलब यही है ना कि उसे अपने किए की सजा मिलकर रहेगी। गरिमा कहती कि कत्ल के वक्त वह ओखला में था, तो कोई तिकड़म बिड़ाई बिड़ाई होगी। कैसी तिकड़म? जवाब ये सोच कर देना कि उसके घर पर कैमरे लगे हुए हैं। बीच में वो वापस घर निकल गया होता तो क्या वह बातचीत रह जाती? नहीं। लेकिन उसका घर बहुत बड़ा और कैमरे मेरे से गेट भी लगे हुए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? पीछे से आवागमन का कोई रास्ता हो सकता है। नहीं होगा तो वह बाउंड्री फांद गया होगा। आखिर घर उसका था। वहाँ कैमरों से बचकर आने जाने के वो 10 रास्ते निकाल सकता था। तुम्हारे जिस्म पर खरोच कैसे बन गए या कब बन गए? उस काम को बेहोशी के दौरान अंजाम दिया होगा। सोच कर देखो कि उसके लिए कातिल को मेहनत ही कितनी करनी थी। मैं गहरी नींद सो गया या बेहोश हो गया, जिसके बाद उसने मुझे कंधे पर टांगा और पहली मंजिल पर अंशिका के बेडरूम ले गया, जिसका कत्ल वह उससे पहले ही कर चुका था। वहाँ उसने मेरे कपड़े उतारे और अंशिका की उंगलियों को मेरे जिस्म पर रखकर थोड़ा दबाव बनाया और ऊपर से नीचे तक को खींच दिया। बस बन गए निशान। ऐसे निशानों से टीसें उठती हैं विक्रांत, जिनकी तरफ तुम्हारा फौरन ध्यान जाना चाहिए था ना। अफसोस कि नहीं गया। उल्टा जब मेरी नींद खुली तो सिर दर्द से फटा जा रहा था। धड़कनें सामान्य से बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी और क्या, मैं अभिसार के लिए एकदम तैयार था। इसका अब इसका क्या मतलब हुआ? खुद समझ लो। वह ठीक वैसे ही था जैसे फोरप्ले फोरप्ले के दौरान होता है। शरीर में हद से ज़्यादा उत्तेजना महसूस हो रही थी, यूँ जैसे किसी के साथ में हम बिस्तर होने की तैयारी में था। ये क्या बात हुई? वैसा भला किसी के साथ जबरदस्ती कैसे किया कराया जा सकता था? नहीं कराया जा सकता। इसलिए मुझे लगता है कि उस वक्त मैं सिर्फ बेहोश ही नहीं था, बल्कि मुझे कुछ खिलाया भी गया था, बल्कि पिला दिया गया होगा। क्योंकि बेहोशी की स्थिति में मैं कुछ गटकने के काबिल तो नहीं रहा हूँगा। नाम लो किसी ऐसी चीज़ का।
वियाग्रा की गोली जिसे पीस कर पानी में मिलाने के बाद मेरे गले से नीचे पहुंचाया जा सकता था। आगे जो लक्षण मुझे दिखाई दिए वह ठीक वैसे ही थे। और क्योंकि मेरी धड़कन बढ़ी हुई थी, सिर में दर्द था, इसलिए खरोंचों से उठती टीसों की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया, जबकि जाना चाहिए था। बावजूद सिर में दर्द उठ रहे दर्द के तुम्हें उसका एहसास फौरन हो जाना चाहिए था। नहीं, मुझे वैसा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन घर पहुंचकर जब मेरी निगाह सीने पर बनी खरोंचों पर पड़ी और मैंने उन पर हाथ फेरा तो मुझे वहाँ चिकनाई का एहसास ज़रूर हुआ था। तब उसका कोई मतलब मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन अब लगता है वह कोई मरहम था जो मेरे जिस्म पर खरोंच बनाने के बाद लगा दिया गया था। इसलिए दर्द महसूस न होने की वजह वह मरहम भी रहा हो सकता है। हासिल क्या हुआ कातिल को वैसा करके? वह चाहता होगा कि मेडिकल जांच में ये सामने आ जाए कि मेरे जख्मों पर मरहम लगा हुआ था, जिसके बाद मैं चाहकर भी इस बात पर डटा नहीं रह सकता कि मुझे उनकी खबर ही नहीं लगी थी। मगर उसकी वह कोशिश बेकार साबित हुई, क्योंकि घर पहुंचकर मैंने यह सिर्फ बांध लिया था, बल्कि नाखून से उन जख्मों को भी धो डाला, जिसके घंटों बाद फोरेंसिक लैब में उनका मुआयना किया गया था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मरहम वाली बात सामने आ पाएगी। हालात किस हद तक तुम्हारे खिलाफ है विक्रांत? बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि वह तुम मुझसे बेहतर समझते हो। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए ये एक बड़ी यह ये बड़ी हद 2 दिन है तुम्हारे पास। तीसरे रोज सोमवार है और तब तक पुलिस के पास पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट पहुंच चुकी होगी, इसलिए तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होगा। जिसकी नौबत आने देना मुझे मंजूर नहीं है, मगर कोई बात नहीं। 48 घंटों का बहुत वक्त होता है, वह भी तब जब बड्डे वाले जासूस की जान पर बनी हो। मैं खुद को बेगुनाह साबित करने की पोजीशन में नहीं भी हुआ तो इतना तो फिर भी कर गुजरूंगा कि पुलिस को केस में एक से ज़्यादा सस्पेक्ट दिखाई देने लगे। अगर तुम इतना करने में कामयाब हो गए तो जेल नहीं जाने दूंगी तुम्हें, इस बात की अभी से गारंटी किए देती हूँ, कहकर उसने सवाल किया। ये स्नेहलता उर्फ स्वीटी की क्या स्टोरी है? मैंने बता दिया। सुनकर वह बोली, दोनों केस आपस में कनेक्टेड तो नहीं हो सकते, है ना? लगता तो नहीं। बाकी कल इस बारे में जानने की कोशिश ज़रूर करूँगा मैं। तभी नीलम ने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ? पहुँच गए? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारे ऊपर आज बहुत खूबसूरत जो लग रही हो। हद है यार, अभी भी हवा से निकले हो और मस्करी सूझने भी लगी। मैं सच कह रहा हूँ। पहले क्यों नहीं कहा? तब क्यों नहीं कहा कि अब जब राजपूत साहब से विदा लेकर हम दोनों मेरी कार में सवार होते? क्योंकि मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था। सुनकर वह हौले से हंस पड़ी। फिर हम दोनों गाड़ी के नीचे उतरे और घर में दाखिल हो गए। सुबह के 5 बजने को हैं। ड्रिंक्स का इरादा तो नहीं होगा तुम्हारा? ड्राइंग रूम में पहुंचकर उसने पूछा। नहीं, लेकिन एक कप कॉफ़ी ज़रूर पीना चाहता हूँ। बैठो, अभी हाजिर हुए जाती है। खुद बनाओगे? और कहती नहीं सुबह कोई रसोइये को बोल जगाऊंगी? कहकर वो किचन में पहुंची और 4-5 मिनट में कॉफ़ी तैयार करके एक कप मुझे थमाया और फिर दूसरा खुद लेकर मेरे सामने बैठ गई। जानती हो इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस बात की महसूस हो रही है? नहीं, दिल का हाल जान लेने वाली नजूमी नजूमी मैं नहीं हूँ। कमाल है, जबकि शादी में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट कभी नहीं दिखता मुझे। शादी बिना बीवी की कोई लड़की जो तुम्हारे जैसे हसीन हो, होट हो, सेक्सी हो, जिसे देखने के बाद कुछ और देखने की ख्वाहिश ही न रह जाए। उसने कस के मुझे घूरा। वैसे कोई लड़की अगर मुझे अपनी बाहों में भरकर किस करना शुरू कर दे तो यकीनन मैं अपने तमाम दुख भूल जाऊंगा।
याद भी नहीं रहेगा कि अभी अभी बड़ी मुश्किल से आज़ादी हासिल हुई है। बेकार मेहनत कर रहे हो गोखले साहब, मस्ती बोली। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। नहीं, मैं वैसी लड़की हूँ जैसे कि तुम्हें तलाश है। यार तुम तो दिल तोड़ दे रही हो। कुछ और टूट जाए इससे तो बेहतर है तुम्हारा दिल तोड़ दिया जाए। इसलिए बकवास बंद करके कॉफ़ी ख़त्म करो, फिर मैं तुम्हारे सोने का इंतज़ाम करती हूँ। कुछ घंटे की नींद बेहद ज़रूरी है, तभी तो आगे जी जान लगा कर मेहनत कर पाओगे केस पर। तुम बस इसीलिए यहाँ लेकर आई हो मुझे। और मैंने यूँ मुंह बनाकर जैसे कोई बेहद निराशाजनक बात सुनने को मिल गई थी। और क्या, तुमसे प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए आई हूँ, ला के लिए लाई हूँ। यही अंतर है तुम्हारे और शीला में। वह कभी भी मुझे ना ना ही कहती। मैं उस बारे में भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इसलिए खामखा उलझाने की कोशिश मत करो। मेरा दावा है कि आज तक तुम उसे छू भी नहीं पाओगे। बाकी कुछ तो दूर की बात है। नहीं, नहीं, एक बार हेलो कहते हुए उसके उसके शेक हैंड किया था उससे शेक हैंड किया था। करंट दौड़ गया तो जिस्म में नहीं। तुम्हें कैसे पता? मेरे बॉयफ्रेंड जब मुझे टच करता है तो मैं भी कुछ कुछ वैसा ही फील करती हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जब जानते हो तो टॉपिक बदल क्यों नहीं लेते? क्योंकि काम बीच में छोड़कर जाने की आदत नहीं मुझे। ऐसी कोशिश का क्या फ़ायदा जिसका हासिल ज़ीरो हो? मत होने दो यार। जिसके कोई मायने निकाल कर दिखाओ उसके कोई मायने निकाल कर दिखाओ। तुम पिटोगे मेरे हाथ से, सच में। और नहीं तो क्या, तो जल्दी करना। कम से कम इस बहाने तो मुझे टच तो करेगी, मैं उतने में तसल्ली कर लूँगा। सुनकर इस बार उसने रोज जोर का ठहाका लगाया। मैं भी हंसा। फिर पूरी खामोशी से हम कॉफ़ी ख़त्म करने में जुट गए। सुबह मैं सोकर उठा तो पाया कि 10 बज चुके थे। जिस कमरे में मैंने रात गुजारी थी उसके साथ बाथरूम अटैच था। इसलिए नहा धोकर तैयार होने के बाद मैंने दरवाजे से बाहर कदम रखा। एक नौकर ड्राइंग रूम की सफाई कर रहा था। हाँ, मैं उसके करीब पहुंचा। सुबह सुबह मैं सोकर उठा तो पाया 10 बज चुके थे। जिस कमरे में मैंने रात गुजारी थी उसके साथ बाथरूम अटैच था। इसलिए नहा धोकर तैयार होने के बाद मैंने दरवाजे से बाहर निकल कदम रखा। एक नौकर ड्राइंग रूम की सफाई कर रहा था। मैं उसके करीब पहुंचा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैडम कहाँ है? वे तो कोर्ट चली गई। ओह, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगाने को बोल दूं सर? क्या खिलाओगे? उर्वशी से पूछना पड़ेगा सर, कुकिंग वही देखती है। वैसे कुछ सब कुछ बना लेती है, इसलिए आप जो कहेंगे तैयार कर देंगे। वक्त नहीं, इसलिए बोलो जल्दी से जो भी परोस सकती है परोस दे, साथ में एक कप चाय। ठीक है सर। क्या कर वह किचन की तरफ बढ़ गया। 2 मिनट बाद उर्वशी एक बड़ी सी ट्रे के साथ हाजिर हुई, जिसे मेरे सामने सेंटर टेबल पर टिकाती हुई बोली, आपका ब्रेकफास्ट सर। अच्छा हुआ तुमने अच्छा हुआ तुमने बता दी कि वरना मैं तो इसे डिनर समझ लेता। सॉरी सर, मैं मजाक कर रहा था। मैं भी झूठ मूठ के सॉरी बोला रही थी सर, कहकर वह हौले से हंसी दी। इतनी शॉर्ट नोटिस पर वह पूरी सब्जी और चाय बना लाई थी। मैंने नाश्ता किया, फिर अपने लिए एक कैब बुक करके वहाँ से निकल गया। आगे फ्लैट पर पहुँचकर मैंने कपड़े बदले और फिर उल्टे पाँव नीचे पहुँचकर अपनी कार में सवार हो गया। ऑफिस 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 पहुँचा तो जैसे कि उम्मीद थी कि शीला वहाँ पहले से मौजूद थी। गुड मॉर्निंग विक्रांत। गुड मॉर्निंग। केस केस मिला? हाँ मिला, और बात और फीस हासिल हुई और फीस हासिल हुआ, फांसी का फंदा। अरे क्या हो गया? जवाब में मैंने उसे संक्षेप में सारा किस्सा कह सुनाया। इतना इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। कम से कम गिरफ्तारी के बाद चौहान साहब से ही सही एक कॉल एक कॉल तो मुझे मुझे करा ही दे सकते थे। तू क्या कर लेती?
बहुत कुछ जी जान लगा देती मुझे बचाने के लिए। नहीं, पुलिस के केस को पुख्ता करने के लिए। मुझ मैंने उसे घूर कर देखा, जिसका शायद ही कोई उस पर असर हुआ हो। कभी होता तो नहीं था। मैं वह बोल रही थी, पुलिस को इस बात का यकीन दिलाकर ही रहती कि तुम पर जो आरोप वे लोग लगा रहे हैं उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि तुम्हारी फितरत ही ऐसी है। भग चुकी? क्यों, तुम शुरू करना चाहते हो? मैंने असहाय भाव से उसकी तरफ देखा। सॉरी, वो धीरे से बोले, यानी एहसास हो गया कि गलत वक्त पर गलत बात कह रही हो। सॉरी कि मैं तुम्हारे खिलाफ जहर नहीं उगल पाई। मैंने फिर उससे घूरा। इस बार सच में सॉरी, वो बदले लहजे में बोली। बाय द वे, अब क्या पोजीशन है तुम्हारे? गिरफ्तार हो, अभी भी लॉकअप में हो या आज़ाद हो? दिखाई नहीं दे रहा। मेरा मतलब था कि वक्ती तौर पर रिहा हुए हुए पुलिस तुम्हारी बेगुनाही पर आ गया, यकीन भी आ गया। आ गया हो तो क्या जाके उनके कान भरेंगी? कहा ना सॉरी। अब बताओ, और बिना तंज कैसे बताओ? कोई यकीनन वकील नहीं आया है उन्हें, लेकिन मैं मत दिलाकर रहूँगा। पुलिस का काम पुलिस का काम खुद क्यों करोगे? उन्हें अपनी तनख्वाह पर जस्टिफाई कर लो। क्या कहने तेरे, मतलब फांसी पर अड़ चढ़ जाऊं? रेप एंड मर्डर का चार्ज है, ऊपर से पहले कभी तुम पर कोई केस नहीं बना, यानी नॉन क्रिमिनल्स की श्रेणी में आने का सौभाग्य प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए मुझे मुझे नहीं लगता कि तुम अदालत तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाएगी। नहीं सुनाएगी। बस उम्र कैद होगी, जिसकी तुम्हें खाक परवाह है ही नहीं। तेरे मुंह में खाक है। तेरे मुंह में खाक है। आगे का सोचा है? सजा होने के बाद की पूछ रही है, नहीं पहले की। अभी कुछ नहीं सोचा। रात भर नीलम के घर में रहा, जहाँ उसके अलावा मुझे और कुछ सूझा ही नहीं। मैं 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 केस पर दिमाग खपाने की कोशिश करता रहा तो ध्यान उसकी तरफ भटक जाता था। या नहीं, अकेले सोए थे, उसके ख्यालों में लेकर अकेले सोया था। फिर कैसा रहेगा अगर मैं अभी फ़ोन करके तुम्हारे ख्याली खिलाफ ख्यालात की जानकारी दे दूं, वह भी दो चार जोड़कर। उसके बाद फिर कभी शायद कभी शायद भी तुम्हें अपने घर में ले जाने की गलती करे। तू जल रही है किस बात से? मैंने रात नीलम के घर क्यों गुजारी? तेरे साथ तेरे फ्लैट में क्यों नहीं? जैसे मैं दरवाज़ा खोल ही देती। नहीं खोलती ना, उल्टा ये जानकारी कि तुमने उतनी रात गए तुम मेरे फ्लैट के बाहर खड़े हो, फौरन पुलिस को इत्तला कर देती कि रेप एंड मर्डर के संदिग्ध को दोबारा वैसी कोशिश करते रंगे हाथों गिरफ्तार करके आ, मज़ा ही आ जाता है उन्हें। आप काम की बात करें? हाँ प्लीज़। हाँ प्लीज़, पूरी कहानी मैं तुझे सुन। अब बता क्या रहता है तुझे अंश का चला? ये भी कि ये भी क्या क्या उसका सीटी की गुमशुदगी के साथ कोई रिश्ता हो सकता है? दोनों घटनाओं में कॉमन तो कुछ नहीं दिखाई देता। और रही बात अंशिका के कत्ल की, तो पक्का उसका किसी के साथ अफेयर होगा, जिसकी खबर बजाज को लग गई। फिर स्वीटी की गुमशुदगी के बहाने उसे उसे तुमको अपने घर बुलाने का मौका हासिल हो गया। उसने ट्रैप लगाया जिसमें तुम फंस गए, और ज़्यादा इसलिए फंस गए क्योंकि अंशिका के साथ पहले ही तुम्हारी अनबन हो चुकी थी। बल्कि उस अनबन के कारण ही बजाज ने तुम्हें लपेटने की कोशिश की होगी। कत्ल कत्ल के वक्त वह घर से बहुत दूर था। जरूरी नहीं कि जो दिखाई देता हो वही सच भी हो। बाय द वे, अंशिका बजाज दिखती कैसी थी? पटाखा थे। अब घूरने की बारी उसकी थी। क्या हुआ? मैं थोड़ा हड़बड़ा सा गया।
भूले से भी मरने वाले के लिए इस तरह के शब्द पुलिस के सामने इस्तेमाल मत कर बैठना, वरना फ़ौरन उन्हें यकीन आ जाएगा कि अपराधी तुम ही हो। बच्चे मत पड़ा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो खूबसूरत थी, हॉट थी और सेक्सी भी। मतलब वैसी लड़की जो इतनी भड़काऊ दिखती हो कि सांड उसे देखते ही झपट पड़े। कहीं तुमने सच में तो उसका रेप नहीं कर दिया और बाद में मार इसलिए डाला ताकि किसी को सच्चाई का पता न चले? बकवास मत कर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। यस बॉस। तो मेरी एक्सपर्ट राय ये है कि सबसे पहले तुम्हें मरने वाले के किसी बॉयफ्रेंड की तलाश में जुटना चाहिए। अगर सच में उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था तो कत्ल की वजह दूसरी कोई कोई हो ही नहीं सकती। हाई सोसाइटी में बीवी के अफेयर को लेकर ऐसी वारदातें बहुत कम ही सुनने और देखने को मिलती हैं। मर्द मर्द होता है विक्रांत, फिर चाहे सोसाइटी कोई भी हो। वह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी किसी और के साथ प्रेम की पींगे बढ़ाए। फिर ये केस उन गिने चुने केसेस में से एक भी तो हो सकता है जो हाई सोसाइटी में होली दिवाली ही घटित हुआ करते हैं। इसके विपरीत अफेयर हस्बैंड का क्यों नहीं रहा हो सकता? क्योंकि कत्ल बीवी का हुआ है, इसलिए क्योंकि वह दूसरी शादी के लिए रास्ता साफ करना चाहता था। ये भी हो सकता है कि अंशिका को उसके अफेयर की खबर लग गई हो और वह तलाक पर उतर आई हो, तो दे देता तलाक। जो रास्ता आसानी से बिना खून खराबे के साफ हो रहा था, उसके लिए कत्ल करने की क्या जरूरत थी? करोड़पति आदमी अमित बजाज, अंशिका उसकी बेवफाई साबित करने में कामयाब हो जाती तो तलाक में भारी हर्जा हर्जा खर्चा देना पड़ता, जिससे वह बचना चाहता होगा। दम नहीं दिखाई दे रहा इस कहानी में, बल्कि इसके मुकाबले अंशिका के अफेयर वाली बात ज़्यादा दमदार है। सच का पता कैसे लगाया जाए? उसके ड्राइवर की उसके ड्राइवर को फोड़ो जिसकी बेटी लापता है। वह बहुत कुछ जानता हो सकता है। ऐसा ड्राइवर जिसकी बीवी के घायल होने पर बजाज ने मेरे सामने ये कहा कि किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाए और खर्चे की परवाह न करे, उसके खिलाफ अपना मुंह क्यों फाड़ेगा? तुम सीधे सीधे सवाल मत करना, बात का जोर उसकी बेटी की गुमशुदगी पर रखना और बीच बीच में बजाज के बारे में सवाल करते जाना। कहीं तो वो कहीं तो वो गलफहमी का शिकार होगा। किसी बात पर हामी नहीं भी भरेगा तो उसकी सूरत देखकर इतना तो भांप ही लोगे कि वो सच बोल रहा है या झूठ। हाँ, इतना तो पता लग ही जाएगा। बल्कि तो मैं तो कहूँगी सुखद यादव की बजाय दयानंद को थामो। वह नौजवान है, तुमने उसे बीच सड़क पर एक थप्पड़ मारा था, इसलिए तुम पर भड़का हुआ भी है। ऐसा आदमी तुम्हें देखकर भी बिदक जाएगा, इसलिए परवाह नहीं करेगा कि क्या बोल रहा था और क्या नहीं। वह बात करने से मना भी तो कर सकता है। इसे कहते हैं रोते हुए जाओ और मुर्दों की खबर लाओ। तुम आगे बढ़ने से पहले ही हार मान लोगे तो कैसे काम चलेगा? फिर ये मत भूलो कि तुम कौन हो। कौन हूँ मैं? फेमस डिटेक्टिव विक्रांत गोखले। अब बोलो, झुकेगा नहीं साला? मैं झुकेगा नहीं साला मैं झुकेगा नहीं साला। ये हुई ना बात, अब फौरन काम पर लग जाओ। सुनकर मैं बिना कुछ कहे अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। आगे ऑफिस में सिगरेट फूंकते हुए मैं ज्यों-ज्यों अंशिका की किसी संभावित अफेयर पर विचार करता गया, त्यों तो उस बाबत मेरा यकीन पुख्ता होता चला गया। मगर दयानंद या किसी सुखद से मुलाकात आसान नहीं थी। मैं बाजार के घर दाखिल नहीं हो सकता था क्योंकि वह मुझे अपनी बीवी का कातिल समझता था। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं होती कि घर की एंट्री ही नहीं देता। फिर जिस तरह की बातें मैं करना चाहता था वह बजाज के सामने कर भी नहीं सकता था, इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि हमारी मुलाकात कहीं बाहर हो। वहाँ कहाँ, कैसे? फिर मेरा ध्यान यादव की बीवी की शकुंतला की तरफ चला गया। मुझे यकीन था कि वह अभी भी अस्पताल में होगी। जो बातें मैं उसके हस्बैंड या दयानंद के मुंह से उगलवाना चाहता था, वो उसकी गायब हुई बेटी के नाम पर हमदर्दी जताकर ज़्यादा आसानी से उगलवाई जा सकती थी, बशर्ते कि उसे कुछ पता होता। ट्राई करने में क्या हर्ज था? मैंने चौहान को फ़ोन लगाया। कैसा है गोखले? तुम जानते हो कि कैसा हूँ? हाँ, वह तो बराबर जानता हूँ। एक मदद करो। क्या? मालूम करके बताओ कि शकुंतला किस अस्पताल में एडमिट है। अभी भी ये डिस्चार्ज होकर वापस बाजार के बंगले पर पहुंच गई है। वो बात है तो मुझे पहले वो बात तो मुझे पहले से पता है। अच्छा, कहाँ है? 1 घंटा पहले तक अस्पताल में ही थी।
अभी भी वहीं होगी क्योंकि पैर की हड्डी टूट गई है और सिर का जख्म भी गहरा है। इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होने वाली। कौन से अस्पताल में? नानक चंद नर्सिंग होम। ये कहाँ है? बजाज के घर के महज 200 मीटर की दूरी पर अंदर की तरफ। ठीक है, थैंक यू। तू उससे मिलने वाला है? हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे उसकी गायब बेटी की तलाश करना है। मेरी मां तो सिटी की चिंता छोड़कर खुद को बचाने पर ध्यान दे। अच्छी सलाह, लेकिन केस हाथ में लेकर मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। बल्कि मैं तुमसे भी मिलना चाहता हूँ ताकि जान सकूं कि पुलिस ने स्वीटी के केस में अब तक क्या किया है। मैं इस वक्त बजाज के घर पर ही हूँ भाई। अगर तू कहे तो नर्सिंग होम आकर मिल सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है चौहान साहब। कब तक फ्री हो जाओगे? 20 मिनट में। बढ़िया। आधे घंटे बाद मुझे नानक चंद्र नर्सिंग होम के बाहर मिलना या वहाँ पहुँचकर फ़ोन कर लेना। ठीक है, कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सीआर पार्क के इलाके में पहुंचकर नानक चंद नर्सिंग होम तलाश लेना बच्चों का खेल साबित हुआ, मगर भीतर दाखिल होकर शकुंतला के बारे में पता करना उतना ही मुश्किल। आखिरकार 10 मिनट का वक्त ज़ाया करने के बाद मुझे उस वार्ड के बारे में पता लगा जहाँ शकुंतला को एडमिट कराया गया था। वह 2 बेड वाला सेमी प्राइवेट वार्ड निकला। मैं भीतर दाखिल हुआ तो ये देखकर मेरा मन ललच गया कि सुखद यादव अपनी बीवी के करीब ही बैठा हुआ था। यानी शकुंतला से अकेले में बात करने का मौका अब हासिल नहीं होने वाला था। मुझे देखकर यादव की भौहें तन सी गईं, फिर थोड़ा रुके स्वर में बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भूल गए कल मैं तुम्हारी बेटी की खोज निकालने की जिम्मेदारी ली थी? वह तो तब की बात थी। अब हमें ये नहीं पता था कि आपने वहाँ कौन सा कांड कर दिया था। तुम्हें मैं कातिल दिखता हूँ? इस बात का फैसला करने वाला मैं कौन हूँ? कोई नहीं, इसलिए जिसका काम है उसे करने दो। और यानी पुलिस पहले ही मुझे बेकसूर मान चुकी है, वरना मैं यूँ खुला नहीं घूम रहा होता। अब या तो तुम ये कह दो कि तुम्हारे लिए अपनी बेटी की हत्या का वजह से बढ़कर थी, यानी उसकी मौत के गम में तुम बेटी के गायब होने के बाद भूला चुके हो, या फिर ढंग से बात करो। सॉरी, वह धीरे से बोला। आप जानते हैं कि कल से अब तक कितना कुछ घटित हो चुका है, इसलिए मैं आपको यहाँ देखकर थोड़ा बौखला सा गया था। इट्स ओके। शकुंतला जी कैसी हैं आप? जो आप खुद पेशेंट नहीं दे दिया। ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। थोड़ी आप लाश देख कर ही थी? दौड़ी आप लाश देख कर ही थी या कोई और बात थी? नहीं, वजह तो मैडम की लाश ही थी। मैं उन्हें चाय के लिए पूछने गई थी, फिर जैसे ही भीतर दाखिल हुई मेरी निगाह वहाँ फैली अफरा तफरी पर पड़ी। मगर मुझे अक्ल की अंधी को फिर भी नहीं सूझा कि मैडम मर चुकी थी। मैंने नज़दीक पहुंचकर उन्हें हिला डुला कर देखा तो फिर ये सोचकर साहब को आवाज़ लगाती बाहर को भागी कि मैडम को कोई दौरा वौरा पड़ गया था, जिसके बाद सीढ़ियों पर मेरा पाँव फिसला और मैं लुढ़कते ही नीचे पहुंच गई। बेटियां बाप की बजाय माँ से ज़्यादा क्लोज होती हैं मैडम, इसलिए उन्हें वह बातें भी मालूम होती हैं जो बाप को नहीं होती। क्या ऐसा कुछ बता सकती हैं आप स्वीटी के बारे में? बड़ी तुनक मिजाज थी, फिल्मों की शौकीन थी, अक्सर कहा करती थी कि एक दिन हीरोइन बनकर दिखाएगी। वो उसे समझाती भी थी कि हम गरीब लोगों की बेटियां उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती, मगर वो सुनती ही नहीं थी। आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि एक्ट्रेस बनने की लालसा में उसने घर छोड़ दिया था? नहीं, क्योंकि वैसी कोशिशें वो दिल्ली में यदा कदा ही करती रहती थी। 2 बार जाने कहाँ कोई टेस्ट भी देकर आई, मगर फेल हो गई और दोनों बार ही मुझे बता कर गई थी। अनुष्का मैडम के साथ कैसी बनती थी उसकी? बहुत अच्छी, जवाब यादव ने दिया। साहब और मेम साहब उससे एहसास भी नहीं होने देती कि वह उनके ड्राइवर की बेटी है। अभी महीना भर पहले ही उसका बर्थडे था, जिसे खुद मैडम ने अरेंज किया और इतने धूमधाम से मनाया कि मैं बयान नहीं कर सकता। जबकि मेरी हैसियत तो एक की खर्च उठाने की भी नहीं थी, जो कि पूरे 8,000 का था। और बजाज साहब अपनी मिसेज के साथ कैसी बनती थी? मैं मतलब की बात पर आता हुआ बोला। बहुत अच्छी, शकुंतला बोली। हम 5 साल से उनके घर में हैं, जबकि दोनों की शादी को बस 3 साल ही हुए हैं। इस दौरान उनके बीच में कोई खासुनी तक होती नहीं थी कि झगड़ा लड़ाई तो दूर की बात है। हम बाहर चलकर बात करें, या तो स्टूल से उठता हुआ बोला। शकुंतला की हालत आप देख ही रहे हैं, इसे आराम की सख्त ज़रूरत है। हाँ चलो। तत्पश्चात हम वार्ड से निकलकर गलियारे में एक बेंच पर बैठ गए। आप साहब और मेम साहब के बारे में सवाल क्यों कर रहे थे?
क्योंकि स्वीटी को तलाशने के साथ-साथ मैं अंशिका के कातिल तक भी पहुँचना चाहता हूँ, ताकि पुलिस पूरी तरह से बात मान ले कि मैं बेगुनाह हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि साहब ने मैडम का कुछ बुरा किया हो सकता है, तो सरासर गलत सोच रहे हैं। सच पूछिए तो मैंने उन दोनों जैसे मियाँ-बीवी कभी नहीं देखे। इतना प्यार है उनके बीच? वह हिचकिचाया। बस बात मुझ तक रहेगी। पक्का? हाँ भाई। बात ये है सर कि साहब और मैम साहब दोनों का चक्कर चल रहा है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर पूछा, इसके बावजूद तुम कह रहे हो कि बजाज साहब कातिल नहीं हो सकते? हाँ, क्योंकि ऐसी बातों के बीच खून खराबा तब होता है जब दोनों को अपने जीवन साथी का किसी और के साथ संबंध बर्दाश्त ना हो। जबकि यहाँ तो एकदम उल्टा था। साहब जानते थे कि मैडम का किसके साथ अफेयर है और उसी तरह मैडम भी जानती थी साहब का किसके साथ चक्कर चल रहा है। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं। और उस बात को दोनों कितना हल्के में लेते थे, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि साहब जब अर्चना मैडम के साथ होते थे और ऊपर से अंशिका मैडम का फ़ोन आ जाता तो साहब कह देते थे कि भाई अर्चना के साथ हैं, ये इसे डिस्टर्ब ना करें। इसी तरह कभी वह खुद मैडम को कॉल करते और मैडम उस वक्त सुमित के साथ होती तो उन्हें बता दिया करती थी, ऐसा आदमी अपनी बीवी का कत्ल कैसे कर सकता है। अर्चना बजाज साहब की गर्लफ्रेंड और सुमित अंशिका का बॉयफ्रेंड, यही करना चाहते हो ना तुम? जी हाँ। बल्कि 2-3 बार ऐसा भी हुआ होगा कि जब मैंने उन्हें घर के ड्राइंग रूम में एक दूसरे की अय्याशी का किस्सा सुनते अपने कानों से सुन लिया। बड़ी अजीब बात बता रहे हो भाई, अजीब और यकीन में न आने लायक। बेशक ये अजीब बात ही है। मैं चाहे 10 जगह मुंह मार लेकिन मुझे अगर ये पता लग जाए कि मेरी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है तो दोनों की मुंडी काटते एक क्षण भी नहीं लगेगा। लेकिन वह दोनों तो किसी और ही मिट्टी के बने हुए थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था उन्हें। वैसी बात है उसे। अर्चना और सुमित का कोई पता ठिकाना बता सकते हो? अर्चना का बता सकता हूँ, मगर सुमित के बारे में तो दयानंद ही जानता होगा। उससे पूछ क्यों नहीं लेते? पहले बताइए कि आप इस जानकारी का क्या करने वाले हैं। चेक करूंगे कि तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। उससे क्या हो जाएगा? पता नहीं, शायद कातिल तक पहुंचने में कोई मदद मिल जाए। अपने वादे पर कायम रहिएगा सर, वरना बजाज साहब खड़े पैर मुझे नौकरी से निकाल कर बाहर करेंगे। बेफिक्र रहो, बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। सुनकर उसने दयानंद को फ़ोन किया और सुमित का नाम, पता और मोबाइल का नंबर व्हाट्सएप करने को कह दिया। फिर अर्चना का खुद मुझे नोट करवा दिया। तुम्हें क्या लगता है मैडम का कत्ल क्यों हुआ होगा? मैं नहीं जानता, लेकिन आजकल पुजारी साहब का आना जाना बहुत बढ़ गया था बजाज साहब के घर में। वह तब आया करते थे जब मैडम घर पर अकेली होती थी। शकुंतल ने मुझे एक बार बताया था कि दोनों के हंसी ठट्टे उस बड़े अजीब लगते थे। ये भी कि पुजारी वैसी हर मुलाकात मैडम के ज़्यादा से ज़्यादा करीब पहुंचने की कोशिश करता दिखाई देता था। कौन पुजारी? साहब के दोस्त हैं, अवस अवसरदास पुजारी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बड़ी पोस्ट पर, शायद असिस्टेंट कमिश्नर हैं, लेकिन उनका अता पता मुझे नहीं मालूम। उम्र कितनी होगी पुजारी की? साहब की उम्र के होंगे, साल 2 साल ऊपर नीचे हो सकता है। और कुछ? एक दिन दोनों में किसी बात को लेकर तकरार भी हुई थी। किस बात को लेकर नहीं जानता, लेकिन हुई बराबर थी। शकुंतला ने अपने कानों से अंशिका मैडम को कहते सुना था कि तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा कभी कदम मत रखना यहाँ। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ बड़ी ही रही होगी। बात कुछ बड़ी ही रही होगी। ये कब हुआ था ये? स्वीटी के लापता होने से 2 दिन पहले। अच्छा, अब जरा कल शाम पर आओ। कहाँ गए थे तुम्हारे बजाज साहब को लेकर? ओखला। वहाँ किससे मिलने वाले थे वह? मालूम नहीं, लेकिन वह जो कोई भी था उसने उन्हें ये कहकर बुलाया था कि स्वीटी के बारे में कोई जानकारी देना चाहता था, मगर पहुंचा कोई नहीं। इसलिए साहब का मूड खराब हो गया, इतना ज़्यादा कि कार खराब होने के बाद ड्रिंक करने चले गए, जबकि दिन में उन्हें पीते मैंने कभी नहीं देखा था। ड्रिंक क्या ठेके पर खड़े होकर करते थे? नहीं, क्राउन होटल के बार में गए थे। गाड़ी भी हमारी उसके करीब ही खराब हुई थी। वापस कितनी देर में लौटे? पक्का नहीं मालूम, क्योंकि उनके जाने के थोड़ी देर बाद मैकेनिक आ गया था। फिर मैं उसे काम करते देखने में इतना मगन हो गया कि वक्त का ख्याल ही नहीं रहा।
बाद में जब गाड़ी ठीक हो गई तो मैंने साहब को फ़ोन किया और होटल के गेट पर पहुंचकर उन्हें पिक कर लिया। घर से निकलकर सीधा ओखला ही गए थे। घर से निकलकर सीधा ओखला ही गए थे। हाँ। कितना वक्त लगा होगा? ये समथिंग करीब में। अच्छा, मान लो कि कत्ल तुम्हारे साहब ने नहीं किया है, वह कर भी नहीं सकते, फिर आप ये भी तो सोचिए कि अगर बजाज साहब को अंशिका मैडम की जान ही लेनी थी तो पहले उनके साथ ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत थी? उस बात का बहुत आसान जवाब था मेरे पास, मगर मैंने उसका ज्ञानवर्धन करने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वह बात उसे समझाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला था। ठीक है, कातिल बजाज साहब नहीं है, और थोड़ी देर के लिए इस बात का भी यकीन कर लो कि अंशिका की जान मैंने नहीं ली थी, मगर कत्ल तो हुआ है। हाँ, वो तो हुआ है, और ये भी तय है कि कातिल मेन गेट से वहाँ पहुँचा नहीं हो सकता। ज़रूरत ही क्या थी सर, जबकि वह बंगले के पीछे वाली गली से बहुत आसानी के साथ अंदर दाखिल हो सकता था। कैमरे क्योंकि फ्रंट में लगे हैं और उनका रुख बाहर की तरफ है, इसलिए हत्यारा बड़े आराम से कंपाउंड में टहलता हुआ भीतर दाखिल हो गया हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं था, क्योंकि कत्ल अगर आपने नहीं किया है तो जाहिर है उस वक्त आप ड्राइंग रूम में ही बैठे थे। ऐसे में कातिल अपनी निगाहों में आए बिना किसी भी हाल में पहली मंजिल तक नहीं पहुंच सकता था। बैकयार्ड में कोई दरवाज़ा नहीं है, लेकिन उसे हमेशा अंदर की तरफ से बंद करके रखा जाता है। तभी मेरा मोबाइल बजा। कॉल एस आई नरेश चौहान की थी, जिसे मैंने फ़ौरन अटेंड कर लिया। हेलो, कहाँ हो गोखले साहब, पहुँच गए? हाँ, आता हूँ, कहकर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट की। फिर उठता हुआ यादव से बोला, अभी चलता हूँ मैं, बाद में कोई ज़रूरी बात पूछनी पूछनी याद आ गई तो कॉल करूँगा। ठीक है, एंड डोंट वरी, मैं हर हाल में तुम्हारी बेटी को खोज निकालूंगा। सुनकर उसने हौले से सहमति में गर्दन हिला दी। पुलिस जीप के पास पहुंचकर मैं चौहान के बगल में बैठ गया, फिर सिगरेट सुलगाकर उसे उसे थमाता हुआ बोला, क्या रहा? कहाँ क्या रहा? बजाज के घर पर कुछ खास नहीं, तुम अपनी सुनाओ। शकुंतला के पास कुछ पता लगा? उसके हस्बैंड से लगा क्या? बात को अभी ऑफिशियल मत होने देना। अब कुछ बताएगा भी? जवाब में मैंने उसे यादव से हुई तमाम बातचीत सुना डाली। सुनकर उससे कहीं ज़्यादा हैरान हुआ जितना कि वह बात सुनकर मैं हुआ था। फिर सिगरेट का एक कश खींचकर बोला, बकवास कर रहा है साला। हासिल कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा, जबकि मुझे सच बोलता लगा था। कैसे पॉसिबल है यार? मत भूल कि हम इंडियंस ऐसी बातों को आन बान और शान का जवाब सवाल बना लेते हैं। मरने मरने मारने पर उतारू उठते हैं। तू कहता है कि दोनों को एक दूसरे के अफेयर में कोई एतराज ही नहीं था। मैं नहीं, यादव कहता है। झूठ बोल रहा है, नहीं बोल रहा। क्यों? अर्चना और सुमित की डिटेल्स भी तो दी है उसने। इससे कहाँ पता लगता है कि मियाँ और बीवी एक दूसरे के यारों को जानते थे? अब पता अब पता लग जाएगा। कैसे? ऐसे कि नरेश चौहान सा मेरे साथ है, मतलब चलो दोनों दोनों से मिलकर आते हैं। पागल हो गया है? मैडम को मालूम पड़ा तो खामखा नाराज हो जाएंगी। इस बात पर तुमने केस में उसे बताए बिना कोई लीड फॉलो की थी? नहीं, इस बात पर उसे काम को मैंने तेरे साथ मिलकर अंजाम दिया था। मुझे छूत की बीमारी है। पूछ रहा है, बता रहा है। पूछ रहा हूँ, मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो फिर बितकना बंद करो चौहान साहब और मेरे साथ दो। पूछताछ तो खैर उन दोनों से मैं तुम्हारे बिना भी कर सकता हूँ, लेकिन पुलिस की वर्दी का एक अलग ही रुतबा होता है। यानी कि जो काम मैं मेहनत करके करूँगा वो तुम्हारे साथ होने पर यूं ही पूरा हो जाएगा। मेरे पास 3 जोड़ी वर्दी है, तू कहे तो एक तुझे दे देता हूँ। रही बात नेम प्लेट की, तो उस पर भला कौन ध्यान देता है? बल्कि तुझे ये बताने की भी क्या ज़रूरत है कि तू कौन है, इसीलिए नेम प्लेट मेरी भी चल जाएगी। जवाब में मैंने उसे घूर कर देखा। पजामे से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो फिर चलें? चलना ही पड़ेगा भाई, यार को मना कैसे कर सकता हूँ। थैंक यू। जाना कहाँ है? वो जीप स्टार्ट करते हुए बोला, कालका जी। सुनकर उसने कहा, आगे गाड़ी बढ़ा दी। अर्चना का पता कालका जी के डी ब्लॉक इलाके में 2 मंजिला मकान का निकला। वहाँ बाहर एक वर्दीधारी गार्ड मौजूद था। चौहान ने उसे भीतर खबर करने को कहा था कि मैं दरवाजे के बगल में लगी नेम प्लेट पर अवसरदास पुजारी लिखा देखकर एकदम से चौंक उठा।
अगर अर्चना उसकी बीवी थी तो ये काम हैरानी की बात नहीं थी कि बीवी का उस मर्द के साथ चक्कर चल रहा था जिसकी वाइफ पर खुद पुजारी डोरे डालने में जुटा हुआ था। ये बात भी मेरी समझ से परे थी कि अर्चना और पुजारी के बारे में बताते वक्त यादव ने ये क्यों नहीं कहा कि दोनों हस्बैंड वाइफ थे। क्या वह जानता ही नहीं था या बेध्यानी में उस बात का जिक्र करना भूल गया। जो भी हो, इस बात से कोई अब शक नहीं था कि केस में कमाल के कतरों बीवी कतरों से पाला पड़ने वाला था मेरा। अर्चना से मुलाकात में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं हुई। गार्ड ने भीतर कॉल किया तो जवाब में एक नौकर गेट पर पहुंचा। हम दोनों को अंदर ले जाकर ड्राइंग रूम में बैठा दिया, ये कहकर कि मैडम बस 2 मिनट में आ रही हैं। वह सच में 2 मिनट बाद ही वहां पहुंची। मैंने गौर से उसका मुआयना किया। उम्र 30-35 के बीच, चेहरा गोल, बाल गर्दन तक कटे हुए, हर वक्त साड़ी पहने हुए थी। उस वक्त वह साड़ी पहने हुए थी। खासा लिपि पोती भी दिखाई दे रही थी, मगर खूबसूरती के मामले में अंशिका के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं था। आप दोनों कुछ लेना पसंद करेंगे? उसने पूछा। जी नहीं। ओके, वह हमारे सामने बैठ गई। कहिए कैसा आना हुआ? उस बात का जवाब चौहान देने जा रहा था कि उससे पहले मैं बोल पड़ा। अंशिका बजाज के कत्ल की खबर तो आपको लगी गई होगी। कल ही लग गई थी। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। देखने गई थी? जाना ही था। पुजारी साहब भी गए होंगे, आखिर बजाज साहब के जो दोस्त जो ठहरे। हाँ, हम दोनों गए थे। सुना है आपके हस्बैंड इनकम टैक्स विभाग में है। सही सुना, असिस्टेंट कमिश्नर है। कल ड्यूटी पर थे? इसका क्या मतलब हुआ? रूटीन सवाल है मैडम, हर किसी से बात करना पड़ता है, चौहान बोला। जबकि उसकी सूरत पर साफ लिखा था कि पुजारी के बजाज का दोस्त निकल आने पर उसे खासा हैरानी हो रही थी। नहीं, अर्चना बोली, कल छुट्टी कर रखी थी। वजह कुछ खास नहीं, बस दिल नहीं हुआ इसलिए नहीं गए। दिन भर घर पर ही रहे थे? नहीं, 4 बजे के करीब कहीं बाहर गए थे, फिर 5 बजे तक लौट आए। कहाँ गए थे? सीआर पार्क के इलाके में किसी से मिलने की बात कहकर गए थे, मगर वापस लौटकर बताया कि मुलाकात नहीं हो पाई थी क्योंकि जिस शख्स से मिलना था वो वहाँ पहुँचा ही नहीं था। बावजूद इसके लौटने में 1 घंटा लगा दिया। वहाँ पहुँचकर वेट भी तो किया होगा। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी। करीब करीब वही कुछ अर्चना दोहरा रही थी जो बजाज के मामले में पहले ही सामने आ चुका था। मैं ये तक सोचने को मजबूर हो गया कि कहीं कातिल पुजारी तो नहीं था। फिर उस ख्याल को अपने जहन से झटकता हुआ बोला, बजाज साहब की अपनी वाइफ के साथ कैसे बनती थी? अच्छी बनती थी। दोनों मियाँ बीवी कम और दोस्त ज़्यादा थे। इसी वजह से अंशिका को आपके और बजाज साहब के रिलेशन पर एतराज नहीं था, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी की अपेक्षा दोस्त ज़्यादा थे, है ना? वाट, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जानते भी क्या बक रहे हो? जानबूझकर ही बक रहा हूँ मैडम। आप इनकार करेंगे तो मैं साबित कर दूंगा उस बात को, मगर तब नुकसान ये होगा कि आपका इनकार करना आपके खिलाफ जाएगा। फिर भी हो सकता है कि हम ये भी सोचने लगे कि अंशिका के कत्ल में बजाज साहब के साथ साथ आपकी भी मिली भगत थी। तुम पागल तो नहीं हो? नहीं, पागल लोग इतने तहजीब नहीं दिखाते मैडम। वो तिलमिलाई बैठे बैठे कई बार पहलू बदला। उस दौरान 2 बार कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर उसने होंठ भींच लिए। आराम से सोच लिए मैडम, आपकी भलाई किस बात में है? सच कबूल कर लेने में या झूठ बोलकर मामले को और ज़्यादा पेचीदा बनाने में? हम इतने अंशिका का कत्ल नहीं किया हो सकता, वह बड़बड़ाए। लगता तो हमें भी यही मैडम है, लेकिन अभी बात आप दोनों के रिलेशंस की हो रही है, इसलिए अपना फोकस वहीं रखिए। ठीक है? क्या ठीक है? मैं कबूल करती हूँ हमारे बीच अफेयर है, मगर वह बात अंशिका के कत्ल की वजह नहीं बन सकती थी, क्योंकि उसे हमारे बारे में बहुत पहले से पता पता था। फिर उसका भी तो अफेयर चल रहा है एक लड़के के साथ जिसके बारे में अमित को मालूम है। कहने का मतलब ये कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के स्याह सफ़ेद से वाकिफ थे। फिर बीच में कत्ल कहाँ से आ घुसा? यूँ तो नहीं घुसा मैडम, लेकिन कत्ल हुआ तो बराबर है, इसलिए कोई ना कोई कातिल भी होगा। आप बताइए, अगर बजाज साहब ने अपनी बीवी की हत्या नहीं की तो किसने की, या किसने क्यों हो सकती है? मैं नहीं जानती। कैसे जान सकती हूँ?
अपने हस्बैंड के बारे में क्या कहेंगे? क्या वह भी इतने लिबरल हैं कि आपके और बजाज साहब के अफेयर को कबूल कर लेते हैं? नहीं। लेकिन उन हालत में या तो बजाज मारा गया होता या फिर अंशिका का कत्ल क्यों करने लगे? मैं लाजवाब हो गया। कोई कहता है कि पिछले कुछ दिनों से पुजारी साहब के फेरे बजाज हाउस में बढ़ गए थे। वे अक्सर तब वहां जाया करते थे जब बजाज साहब घर पर नहीं होते थे। आपको पता है इस बारे में? नहीं पता, लेकिन मेरे हस्बैंड वैसे आदमी नहीं है। कैसे आदमी नहीं है? कैसे कि जैसे कि खुद बजाज साहब हैं, आप हैं, या अंशिका अंशिका हुआ करती थी? तुम मेरी तौहीन कर रही हो, गुस्से से बोला। काश कर पाता। एनवे कल शाम 4 से 6 के बीच आप कहाँ थे? कम से कम बजाज के घर में अंशिका का कत्ल तो नहीं कर रही थी। वैसे भी उसके साथ रेप हुआ बताया जाता है। जो औरत होने के नाते मैं तो नहीं कर सकती थी। इतनी समझ आप में होनी चाहिए। आपके हस्बैंड को बजाज साहब के साथ आपके अफेयर की खबर है? नहीं है। और उम्मीद के खिलाफ उम्मीद करती हूँ कि तुम इस बारे में कुछ नहीं बताओगे। नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। लेकिन आप भी तो सच बोलकर दिखाइए। अभी तक क्या झूठ बोल रही थी? मेरा मंतव्य कल 4 से 6 के बीच आपकी रूटीन से था। मैं उस वक्त अमित के साथ थी। सुनकर मैं बामुश्किल खुद को हंसने से रोका। अमित के साथ कहाँ थी? ओखला के क्राउन होटल के बारे में। ओखला के क्राउन होटल के बारे में। ये कोई मानने वाली बात है मैडम कि हस्बैंड के पीछे पीछे आप ओखला के लिए निकल गई? वह भी जबकि पुजारी साहब करीब ही गए थे और किसी भी वक्त वापस लौट सकते थे। उससे क्या हो जाता? कुछ नहीं होता। मैं उसकी बीवी हूँ या गुलाम, जो जो उसकी मौजूदगी के दौरान मेरे घर पर होना जरूरी होता? बावजूद इसके सच यही है कि उस वक्त ओखला नहीं जाना चाहती थी, मगर अमित ने इतना जोर दिया कि मैं उसे उसे ना नहीं कह पाई। कितनी देर रुकी थी आप बार में? उतनी देर जितनी देर अमित रुका था। फिर उसके ड्राइवर का फ़ोन आ गया, जिसने बताया कि गाड़ी ठीक हो गई थी। तब मैं भी अपनी कार में सवार होकर घर आ गई। पहुंची कितने बजी थी? घर नहीं, होटल। 4:45 बजे पहुंच गई होंगी, क्योंकि वहां से 4:30 बजे निकली थी। और वापस कब लौटी? 5:45 बजे, या कुछ मिनट ज़्यादा हो रहे होंगे। तब तक पुजारी साहब वापस आ चुके थे। हाँ, बताया तो था कि वे 5 बजे लौट आए थे। आपको कैसे पता? क्या कैसे पता? यही कि आपके हस्बैंड 5 बजे ही लौटे थे, या न कि आपके घर पहुंचने से 2-4 मिनट पहले? अवसर तो अवसर ने खुद ये बात बताई थी मुझे। बताने की बजाय मैं उसे देखकर पूछ बैठी कि जल्दी आ गए। तब उसने कहा कि वह तो 5 बजे ही लौट आया था। उस वक्त मूड कैसा था उनका? थोड़ा खिंचा हुआ था, मगर इस बात से कोई उसे मिलने के लिए बुलाकर खुद वहां नहीं पहुंचा था। किससे मिलने गए थे वे? पता नहीं, मैं उस बारे में सवाल नहीं किया था। और जब बार में आप बजाज साहब से मिली थी तो उनका मूड मूड में क्या पाया था? कैसा मूड पाया था? बड़े जैसा हमेशा हुआ करता है। अंशिका की किसी के साथ कोई रंजिश रही हो? बजाज ने एक बार बताया था कि सड़क पर किसी के साथ उसका झगड़ा हो गया था। किस किसके साथ हुआ था मैं नहीं जानते। उसके अलावा किसी बात की खबर मुझे नहीं है। और बजाज साहब से की कोई दुश्मनी अगर है भी तो मुझे नहीं मालूम। ठीक है मैडम, मैं उठता हुआ बोला। अब इजाज़त दीजिए। अफसर को मत बताना प्लीज़। नहीं बताएंगे, निश्चित रहिए। कहने के बाद चौहान के साथ उसके घर से निकल गया। पुजारी इसका पति है। जीप स्टार्ट करता हुआ बोला। कैसे जाना? यह पहले से पता थी वह बात तुझे? नहीं, लेकिन घर के बाहर एक नेम प्लेट लगी थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। जरा सोच कर देखो चौहान साहब कि केस में सस्पेक्ट की लिस्ट कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, और तुम्हारी लेडी सिंघम है कि मेरे आगे किसी का नाम ही नहीं सूझता उसे। भाई, बाकी किसी के जिस्म पर खरोच भी तो नहीं है, तो ये बात क्यों भूला जा रहा है? तो ऊपर से कत्ल के वक्त सिर्फ तू ही वहां मौजूद था, इसलिए मैडम पर तंज कसना बंद कर दे। क्या तो ऐसे रहे जैसे मेरी तरह बजाज और पुजारी को नंगा करके उनका मुआयना कर भी चुकी है पुलिस, जबकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वैसा कुछ नहीं किया तुम लोगों ने। फिर गारंटी कैसे कर सकते हो कि उनके जिस्म में कोई खरोंच नहीं है?
नहीं कर सकता कबूल, मगर इस बात की तू गारंटी समझ कि कातिल बजाज नहीं हो सकता। और रही बात पुजारी की, तो अभी भी उसका नाम सामने आया, ऐसे में उसे जांचने का मौका कब मिल गया हमें। ठीक है, अब जरा स्वीटी की बात करो। क्या पता लगा उसकी गुमशुदगी के बारे में? कुछ खास नहीं, जितना जानते वही बता दो। पहले तू मुझे सुमित का एड्रेस बता, कहाँ है, कहाँ का है। साकेत का। सुनकर वह गाड़ी आगे बढ़ाता हुआ बोला, स्नेहलता उर्फ स्वीटी 16 दिन पहले 29 अगस्त को गायब हो गई। जब बजाज के घर के सामान लेने मार्केट गई थी, बाप और उसके मालिक ने लड़की की खोजने की खूब कोशिश की, मगर वह नहीं मिली। जिसके बाद बजाज के दबाव बनाने पर पुलिस हरकत में आई और एक एक करके उन सभी बच्चों से लंबी पूछताछ की जिनके नाम शुमार स्वीटी के दोस्तों में किया जा सकता था। लेकिन वह ड्रिल भी पूरी तरह बेकार ही साबित हुई। फिर केस एफआईबी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और स्वीटी की नैना नाम की एक सहेली से मिला, जो उसके काफ़ी करीब बताई जाती जाती है। वह क्योंकि नाबालिग थी, इसलिए जो पूछताछ मैं कर पाया वह उसके पेरेंट्स के सामने ही किया, जिसमें लड़की की बजाय उसके माता पिता को के जवाब ज़्यादा सुनने को मिले। मैं सवाल करता, लड़की जवाब देने के मुंह खोलती, तभी उसके पेरेंट्स में से कोई ना कोई बोल पड़ता। कहने का मतलब ये है कि भाई कि अगर कुछ जानती भी है तो उसका पता लगना आसान काम नहीं है। यानी कि कोई प्रोग्रेस नहीं है अभी तक इस केस में। यही सच है। मैंने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स का भी बहुत गहराई से अध्ययन किया है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। कॉल बस इक्का दुक्का की गई थी। टेक्स्ट मैसेज कोई नहीं। और व्हाट्सएप की डिटेल्स अभी तक मेरे पास पहुंची नहीं है, और आगे मेरी तमाम उम्मीदें उसी पर टिकी हैं। फेसबुक या कोई दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट तो हर जगह है, मगर चैट में जो बातें हुई हैं वो बस वैसी हैं जैसे कि 16-17 साल की लड़की अपनी सहेली के साथ कर सकती है। किसी पुरुष मित्र का नाम सामने नहीं आया। खास करके कोई नहीं, लेकिन उसके फ्रेंड्स में एक लड़का है बराबर, नितिन नाम है उसका। मैंने जब उससे सवाल की जवाब किया तो वो पता लगा स्वीटी को सिर्फ इसलिए जानता था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड नैना की सहेली थी। यानी लड़की के साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन कोई नहीं था। मार्केट में सीसीटीवी कैमरास तो यकीनन खंगाले होंगे। वह काम हालांकि लोकल पुलिस पहले कर चुकी थी, जिसके बाद उसे दोहराने से कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा था, मगर गरिमा मैडम की जीत थी, इसलिए मैंने वह भी किया। उससे बस इतना साबित हुआ कि लड़की उस रोज़ मार्केट गई बराबर थी, जाती और 20 मिनट बाद ख़रीदारी करके वापस बाहर भी दिखाई दी, मगर उसके बाद कहाँ गई कुछ पता नहीं लगा। लेकिन इस बात की मैं गारंटी कर सकता हूँ कि गायब मार्केट और बजाज के घर के रास्ते में ही हुई थी। अपहरण कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि वह जहाँ भी गई है अपनी मर्जी से गई है, भले किसी के साथ क्यों ना चली गई हो। उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन वही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से था। फिर मोबाइल को ऑफ कर दिया गया, इसलिए बाद की लोकेशन हमें नहीं मिल पाई। आगे बढ़ने का कोई रास्ता, उस पर काम चल रहा है। चाहे पुलिसकर्मियों की एक टीम उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से आगे की फुटेज चेक करने में जुटी हुई है। उम्मीद है किसी एक में तो लड़की नज़र आकर रहेगी, और कहीं किसी व्हीकल में सवार होती दिखाई दी गई तो उसे लोकेट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मगर अभी तक तो बस हम अंधेरे में ही हैं। दो घटनाएं एक ही घर में रहने वाले लोगों के एक साथ 15 दिनों के अंतराल पर घटित हुई हैं चौहान साहब। इसलिए कोई वजह न होने के बावजूद मेरे दिमाग में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या स्वीटी की गुमशुदगी का अंशिका बजाज के मर्डर के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है। रहते बेशक दोनों एक ही घर में थे गोखले, लेकिन दोनों में नौकर और मालिक का रिश्ता था, इसलिए दोनों का स्टेटस भी अलग था। कहने का मतलब ये है कि उम्मीद कम ही दिखाई देती है इस बात की, बल्कि कोई ऐसी वजह नहीं सोचती जिससे दोनों घटनाओं को हम आपस में कनेक्टेड मान सकें। ठीक कहते हो। वैसे भी लड़की के बारे में मैं अभी बिना जांच पड़ताल किए ही श्योर हूँ कि उसे फिल्मी दुनिया की चकाचौंध ने अपने घर से भागने को मजबूर किया होगा। बशर्ते कि कोई ऐसा लड़का सामने ना आ जाए जिसके साथ उसके प्रेम प्रसंग चल रहे हों। मेरी निगाह में वो दोनों एक ही बात है, कि उसका मतलब ये बनता है कि लड़की जहाँ भी है जिंदा है, सही सलामत है। जिंदा तो यकीनन होगी, वरना अब तक उसकी डेड बॉडी बरामद हो चुकी होती। जो अगर हुई होती तो मुझे खबर लग जानी थी, क्योंकि उसे रिलेटेड जानकारी देश भर के थानों में भेजी जा चुकी हैं।
मगर कुछ और अंदेशे भी तो हैं, जासूसा जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्या? किसी ने या उसके संभावित बॉयफ्रेंड ने कहीं दूर ले जाकर उसे बेच दिया हो, उसे जैसे कि किसी कोठे पर, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल कोई दलाल ले उड़ा हो उसे, या ऑर्गन ट्रैफिकिंग का शिकार बन बन भी गई हो सकती है। आजकल के बच्चे 10वीं तक पहुंचते पहले इतने होशियार हो जाते हैं चौहान साहब कि उन्हें इस तरह के झांसे में नहीं फंसा जा सकता। फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां से किसी को जबरन उठा लिया जाए और और आसपास मौजूद लोगों को उसकी खबर न लगे। इसलिए मेरा यकीन किसी संभावित प्रेम प्रसंग पर ही है, भले ही वह उसे बहलाने फुसलाने का जरिया ही क्यों ना रहा हो। और ऐसा कोई लड़का अपने पिछले दिनों उसके इर्द गिर्द मंडरा रहा था तो उस खोज निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। फिर वही हमें बताएगी कि लड़की कहाँ है। हम सकेत पहुंच गए, अब किधर जाना है? ए ब्लॉक में नहीं देखा तो किसी से पूछ लो। देखा हुआ है तो मकान नंबर बता। 120। उसी ने सेकंड फ्लोर का पता दिया था दयानंद ने। सुनकर चौहान ने मेन रोड छोड़ा और गलियों में ड्राइव करने लगा। अंशिका बजाज के बॉयफ्रेंड का पूरा नाम सुमित सबरवाल था। वह न तो उसकी तरफ कोई धन कुबेर था, ना ही अर्चना पुजारी की तरह शादीशुदा, यानी बीवी के चॉइस हस्बैंड के मुकाबले कहीं ज़्यादा बढ़िया थे। क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं था कि सुमित सबरवाल बेहद हैंडसम युवक था और उम्र में कम से कम अंशिका से 5 साल छोटा तो यकीनन रहा होगा। दरवाजे पर पुलिस को खड़ा देखकर उसका चेहरा एकदम से फक पड़ गया, यूं जैसे चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। जबकि आज के पढ़े लिखे नौजवान अमूमन पुलिस देखकर बौखलाए नहीं करते। वैसे भी वो जमाना कोई और था जब एक सिपाही साइकिल पर बैठकर 4 अपराधियों को अपने पीछे चलाता थाने तक ले जाने में कामयाब हो जाया करता था। आज तो एक के लिए 4 की जरूरत पड़ती है। कई मामलों में तो पूरी की पूरी टीम जुटी दिखाई दे जाती है उस काम में। कि क्या बात है? वह हक बकाया से बोला। अंदर चल, कुछ पूछताछ करनी है तुझसे। जवान अपने लहजे में ठेठ पुलिसिया बनता हुआ बोला। वैसे भी सामने वाले की औकात छोटी हो तो पुलिस शेर ही हो जाया करती है। क्या वह बजाज पुजारी से उस ढंग से बात कर सकता था? मेरा मतलब है नहीं, बल्कि उसकी तो औकात ही क्या थी। खुद सिंघनी भी यस सर, प्लीज सर कहती दिखाई देती। मगर सुमित की औकात का अंदाजा देखकर उसे हो ही गया था कि चौहान था। इसलिए बातचीत शुरू करने से पहले उस पर प्रेशर बनने में कामयाब हो गया। मुझसे क्या बात करनी है? भीतर चल भाई, फिर बताते हैं। मैंने क्या किया है? हंसिका बजाज का कत्ल किया है। अब तेरी तसल्ली हो गई हो तो रास्ता छोड़, क्यों दरवाजे पर अपने चेहरे पर का भूगोल बिगड़वाना चाहता है? हंसिका बजाज वह कौन है? आगे के शब्द उसके में ही रह गए। चौहान ने इतनी जोर का थप्पड़ उसके गाल पर जड़ा कि लड़का बुरी तरह से बिलबिला उठा। शुक्र था जोर जोर से रोना शुरू नहीं कर दिया। बहन महबूबा मर गई तो अब तू उसका नाम जानता होने से इनकार करेगा? पुलिस को चूतिया समझ रखा है। ये तब तक नहीं ये ये उस वक्त नहीं सोचा कि जब हम तेरे और अंशिका के बारे में जानते हो नहीं होते तो यहाँ क्यों आते? ये तक नहीं सोचा कि हम तेरे और अंशिका के बारे में नहीं जानते होते तो यहाँ क्यों आते? कहते के साथ उसने लड़की की छाती पर हाथ रखकर पर धकेला और जबरन अंदर दाखिल होकर सामने मौजूद सोफे पर यूं बैठ गया जैसे उसके घर उसके बाप का हो। ऐसे में भला पीछे क्यों रह जाता? इसलिए उसी की तरह सीना तान कर भीतर दाखिल हुआ और जाकर चौहान के बगल में बैठ गया। गाल सहलाता सुमित अभी भी हैरानी से हमारी तरफ देखे जा रहा था। अब इतना भी जोर से नहीं मार दिया कि मैंने तुझे कि चलने में तकलीफ हो रही है, कहकर चौहान ने उसे जोर से घुड़का। अब चुपचाप हमारे सामने आकर बैठ जा। आप लोग शायद सुमित से मिलने आए। सुनकर मैं और हर चौहान दोनों हड़बड़ा गए। हाँ, तू कौन है? उसका फ्रेंड हूँ, कहकर लड़का भुनभुनाया। खामखा थप्पड़ जड़ दिया। तो सुमित नहीं है? नहीं, फिर कौन है? आकाश, उसका दोस्त। तो पहले बताना चाहिए था। आपने कुछ बोलने का मौका ही कहाँ दिया। सॉरी यार, मिस्टेक हो गई। सुमित कहाँ है? बाथरूम में नहा रहा है। आवाज़ देकर जल्दी से बाहर आने को बोला।
सुनकर वह सामने दिखाई दे रहे छोटे से गलियारों में बढ़ गया। तो वो बस इतना ही था कि जितना वहाँ दोनों तरफ मौजूद कमरों में लंबाई थी। आखिर में एक बालकनी दिखाई दे रही थी, वहाँ शीशे का दरवाजा लगा हुआ था। उस दरवाजे से ठीक पहले बाएं तरफ को बाथरूम था, जहाँ ठिठक कर उसने जोर से दरवाजा बड़बड़ाया, जैसे थप्पड़ का गुस्सा उस गेट पर निकाल देना चाहता। फिर बोला, जल्दी से बाहर आ जा साले, पुलिस आई हुई है। भीतर से कुछ कहा जाने का एहसास हमें बराबर हुआ, मगर ये नहीं समझ आया कि सुमित ने उससे क्या कहा था। साले तेरे चक्कर में थप्पड़ खा गया, अब बाहर निकल कर देख कि माजरा क्या है, और ये अंशिका बजाज कौन है? तेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो मुझे खबर क्यों नहीं है? जवाब में भीतर से फिर कुछ कहा गया, जिसके बाद वह लड़का वापस लौटा और हमारे सामने पहुंचकर बोला, कपड़े पहन रहा है, आप लोग कुछ लेंगे? नहीं। और थप्पड़ का मुझे अफसोस है भाई, दिल से कह रहा हूँ। मारने से पहले सोचना चाहिए था, फिर वो बनाया, माफ़ कर दे यार। कर ही दिया समझ लीजिए, और दूसरा रास्ता भी क्या है मेरे पास। रही बात सुमित के कत्ल का किया होने की, तो आप लोग किसी बड़ी गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। वह बहन तो चींटी भी नहीं मार सकता है, इंसान क्या क्या खाकर मारेगा? वह रूम में। हाँ, अफेयर बराबर रहा हो सकता है उस लड़की के साथ जिसका जिक्र आपने किया था, क्योंकि इस मामले में क्योंकि इस मामले में बहुत उस्ताद आदमी है। हाँ, अफेयर बराबर रहा हो सकता है कि उस लड़की के साथ जिसका जिक्र आपने किया था, क्योंकि इस मामले में वो बहुत उस्ताद आदमी है। लड़कियां उसके इर्द गिर्द मक्खियों की तरह भिनभिनाती हैं, जबकि यहाँ 3 सालों से एक ही गर्लफ्रेंड है। बहुत अफसोस हो रहा है। नहीं, जलन होती है साले से, पता नहीं क्या जादू कर देता है लड़कियों पर जो उसकी तरफ खींची चली आती हैं। टेंशन मत ले, आगे तेरे मन के लिए इसके लिए जलन की भावना नहीं उठने वाले। क्यों? अरे कत्ल के इल्जाम में वो जेल जाएगा, तो ये सोच कर शुक्र नहीं मना रहा होगा कि अच्छा है जो तू उसकी तरह नहीं है। लड़के ने जवाब देने की कोशिश नहीं की। करता क्या तुम्हारा दोस्त? दोस्त ही है ना? हाँ, जिगरी वाला। क्या करता है? वही जो मैं करता हूँ, दोनों एमबीए कर रहे हैं। आया नहीं अभी तक? कहा तो कपड़े बदल रहा है, हिम्मत भी जुटा रहा होगा, लेकिन पुलिस का नाम सुनते ही साले की फट जाती है। जानते हैं क्यों? क्यों? एक बार गिरफ्तार हुआ था, थप्पड़ को भुलाकर हंसता हुआ बोला, तब सालों को इतनी मार पड़ी थी कि वर्दी देखते ही इधर इधर हो जाता है। किस जुर्म में गिरफ्तार हुआ था? एक सब इंस्पेक्टर को सरेराह रोककर कानून का पाठ पढ़ाने लगा, जो बिना हेलमेट बाइक चला रहा था। पहले तो वह थोड़ा चौड़ा हुआ, फिर जब भीड़ इकट्ठे होने लगे तो सुमित से माफ़ी मांगी और वो वहाँ से खिसक गया। उसके बाद सुमित भी अपनी बाइक पर आगे बढ़ गया। फिर नेक्स्ट सर्कल में वह सिपाही ने उसे रोका और गाड़ी के पेपर्स चेक करने के बहाने उस वक्त जाया करने लगा। तभी एक पुलिस जीप वहाँ पहुंची। सुमित को जबरन उसमें बैठाकर थाने ले जाया गया, और वहाँ उसकी मुलाकात उस सब इंस्पेक्टर से हुई जिसे उसने ज्ञान देने की कोशिश की थी। बस उसके बाद वो बात तो वह धोया कि साले को नानी याद आ गई। एक वो दिन और आज का दिन पुलिस को देखते खिसक जाता है, जबकि कोई गलती भी नहीं होती तो उसकी। कहीं इस वक्त भी खिसकने की ये तो कोई कोशिश नहीं कर रहा। हाँ, मजाक कर रहे हैं। दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर मरना है उसने, तो फिर बाथरूम से निकलता क्यों नहीं? मैं देखूं जाकर? नहीं, मैं खुद देखता हूँ, कहकर चौहान उठा और आगे बढ़ गया। अगली पल उसकी हैरानी से भर रही आवाज़ कानों पड़ी, ये तो सच में भाग भाग गया गोखले साहब। किधर से? कहता हुआ कि मैं उसकी तरफ बढ़ा। बाथरूम में खिड़की है, कहता हुआ वह अंदर दाखिल हुआ, लेकिन वो इतनी बड़ी तो नहीं कि कोई इंसान उसका बच्चा उसमें से गुजर जाए। फिर मुड़कर उसने मेरी तरफ देखा। तुमने बाहर निकलते तो नहीं देखा था उसे? क्या पता बालकनी के रास्ते में किसी तरह नीचे पहुंचने में कामयाब हो गया हो। नहीं, मगर गया बराबर हो सकता है। वैसे भी हमारा पूरा ध्यान तो उसके दोस्त। क्या हुआ? कहाँ गया? कौन? कौन कहाँ गया? अरे उसका दोस्त और कौन? सुनकर चौहान बौखलाए से बाथरूम से बाहर निकला, फिर तेजी से मुख्य दरवाजे पर पहुंचा और उसे खींचकर खोलने की कोशिश की, तो ये देखकर उसका पारा चढ़ गया कि दरवाजा लॉक था। दोनों ही भाग गए साले। सुनकर मैंने जोर का ठहाका लगाया। दांत क्यों चमका रहा है? क्योंकि बात अभी भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी। मतलब यहाँ यहाँ से दो नहीं, एक ही भागा है, और वो समेत सबरवाल था। क्या भाग रहा है? गारंटी लिखवा लो इंस्पेक्टर साहब, हम इतनी देर से सुमित से बात कर रहे थे। लेकिन बाथरूम के सामने खड़े होकर
उसने किसी से बात तो पक्का की थी। भीतर से रिस्पॉन्स भी आया था। उसने उल्लू बनाया हमें, अपना डायलॉग जोर से बोला, फिर धीरे से कुछ कहा जो हमारी समझ में ना आ सके। जिसे हमने भीतर जिसने हमने भीतर नहा रहे सुमित की आवाज़ समझी थी, वैसे भी इतनी दूर से कैसे पता चल सकता था कि वो दूसरी आवाज़ बाथरूम के भीतर से आ रही है, बाहर से। ये तो हद ही हो गई यार, पुलिस वालों को गधा साबित कर गया। मगर क्यों? क्या कातिल वही है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता। कोई एक बात कोई एक बात कहना भाई, अगर पुलिस वाले के हाथों मार खाने की उसकी कहानी सच है तो बेगुनाह होने के बावजूद वो यहाँ से फरार हो गया हो सकता है। और अगर उसने सिर्फ ये कहानी सुनाई थी तो कातिल पक्का वही रहा होगा जिसने हमें अपनी बातों की जाल में उलझाया और निकल गया। अभी तो मान ले इसलिए भागने में कामयाब हो गया क्योंकि मेरे पीछे तो खुद भी बाथरूम तक गया था। नहीं गया होता तो वह क्या करता? तो भी वही करता। जरा कल्पना करके देखो, अगर वो मेरे सामने दरवाजे खोल कर बाहर निकल जाता तो मैं क्या उसे जबरन रोक लेता? बल्कि मेरा ध्यान ध्यान ही नहीं जाता है उस बात की तरफ, क्योंकि हमारी निगाह में तो सुमित सबर बाथरूम में नहा रहा था। जो भी हो यार, निकल तो गया ये हाथ से, मगर निकला नहीं रह सकता। उसका मोबाइल नंबर मेरे पास है, सर्विलेंस पर लगा दो, फिर उस तक पहुंचने में तुम्हें वक्त ही कितना लगेगा? मुझे नहीं लगता कि यूँ भागने के बाद वह अपना मोबाइल नंबर ऑन रखेगा। दुनिया सयानी हो गई है भाई। इतनी सी बात वो लोग वो लोग बाग मूवी देखकर भी जान लेते हैं कि मोबाइल के जरिए पुलिस अपराधी तक पहुंच सकती है। फिर वह तो सूरत से ही वेल एजुकेटेड लग रहा है। फिर बताया भी तो था कि एमबीए कर रहा है। ऐसा लड़का अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर फरार कैसे हो सकता है? अगर कातिल वही है तो अपनी जान बचाएगा या स्टडी पूरी करने पर ध्यान देगा? वो इस बात पर बहस ही बेकार है जवान साहब, इसलिए अभी वो करो जो इस वक्त हम कर सकते हैं। ताला जबरन तो खोलूं? वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम क्यों नहीं यहाँ की तलाशी ले ली जाए? क्या पता कुछ ऐसा हाथ लग जाए जिससे सुमित के किरदार को समझना आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ 2 कमरे हैं, एक में तू भीतर जाए, दूसरे में मैं सर्च करता हूँ। सहमति में सिर हिलाते मैं फ़ौरन उस काम में जुट गया। दोनों कमरों, ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल पर रखी किताबें, एक छोटे से स्टोर रूम में तलाशी लेने पर हमें 15 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगा, क्योंकि सामान के नाम पर वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था। ये भी तय हो गया कि वहाँ अकेला रहता था और स्टूडेंट ही था। काबिल ज़िक्र 2 चीज़ें मेरे हाथ में लगीं, जिसमें से एक अंशिका की तस्वीर थी जो बाकायदा फ्रेम करवाकर बेड के साथ मौजूद साइड टेबल पर रखी गई थी। दूसरी चीज़ एक जोड़ी लेडीज़ अंडरगारमेंट्स था जो एकदम नया तो नहीं था, मगर 1-2 बार से ज़्यादा शायद यूज़ किया गया हो। अपने काम से फारिग होकर मैं बाहर निकला तो बुरी तरह से चौंक उठा। जवान सोफे पर बैठा सिगरेट फूंक रहा था, मगर चौंकने की वजह यह थी कि वह आइटम थी जो उसके सामने सेंटर टेबल पर रखी थी। वह परफ्यूम की अंडाकार बोतल थी, ठीक वैसी जैसी मैंने अंशिका के कत्ल वाली शाम को उसके ड्राइंग रूम में रखी देखी थी। या फिर वह थी वही, क्योंकि पुलिस को वैसी कोई चीज़ बजाज के घर पर नहीं मिली थी। पहचान गया, हाँ, मगर क्या है पता ये वह बोतल ना हो। अगर हुई तो जाहिर है कातिल सुमित सबर वाली है, जो वापसी में इसे अपने साथ ले आया था, ताकि किसी को मेरी इस कहानी पर यकीन ना आए कि मैं वहाँ कुछ सूंघकर बेहोश हो गया था। पता कैसे लग गया कि ये बोतल है या नहीं? इस पर मेरे फिंगरप्रिंट्स अभी भी मौजूद हो सकते हैं। यह लैब रिपोर्ट में ये साबित हो सकता है कि इसमें सिर्फ परफ्यूम ही नहीं है, बल्कि ऐसी कोई चीज़ मौजूद है जो इंसानों को गहरी नींद सुला सकती है या बेहोश कर सकती है। कहकर मैं क्षण भर को टिटका फिर बोला, नहीं, ये पक्का वही बोतल है। कैसे? कतरी की खबर सुनने के बाद जब मुझे इस बात का यकीन आया कि किसी ने मुझे जानबूझकर नींद में पहुंचा दिया था, तो उसके बाद से हर वक्त एक ही सवाल मेरे जहन में नगाड़े की तरह बजता रहा था कि वैसा कोई बाहरी शख्स कैसे कर सकता था? किसी को इस बात की खबर कैसे लग सकती थी कि मैं वहाँ बाजार से मिलने के लिए पहुँचने वाला था? अब क्योंकि ये बोतल यहाँ से बरामद हो चुकी है तो जाहिर है सुमित को इस बात की खबर थी, और वह क्योंकि अंशिका बजाज का प्रेमी था, इसलिए उसे ये सब कुछ करने का मौका सहज ही हासिल हो गया था, जो बाद में किया गया था। मेरे आगमन की खबर भी उसे अंशिका के ज़रिए ही हासिल हुई होगी।
बात इतनी आसान नहीं है भाई, ज़रा सोच कर देख कि अंशिका ने अपने कत्ल की प्लानिंग खुद तो नहीं कर ली होगी। ऐसे में उसका सुमित को ये बताना कि कोई डिटेक्टिव उसके घर में आने वाला था, मेरी समझ से बाहर की बात है। फिर ये भी सोच कि अंशिका के साथ उसके संबंध बजाज के लिए कोई राज की बात नहीं थी, यानी वह उसे फ्रंट गेट से भी अंदर बुला सकती थी। हाँ, जो कि वह नहीं आया था। और लाख रुपए का सवाल ये है कि ऐन वक्त पर अगर बजाज घर से निकल नहीं गया होता तो सुमित की प्लानिंग कामयाब कैसे हो पाई होती, जबकि बोतल में बेहोशी की दवा होना साबित करता है कि जो हुआ वो प्री प्लान्ड था। हैरानी की बात तो ये भी है चौहान साहब कि बजाज साहब से बात होने से ठीक 1 घंटा बाद में उसके घर पहुंच गया था। इतने कम समय में सुमित ऐसी अफलातूनी चीज का इंतजाम कैसे कर सकता था? तभी तो कह रहा हूँ कि सुमित को कातिल ठहराना कम से कम इस स्टेज पर संभव नहीं है। तभी तो कह रहा हूँ कि सुमित को कातिल ठहराना कम से कम इस स्टेज पर तो संभव नहीं है। वैसे भी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को भला कौन हलाल करता है? तुम्हें क्या पता चला अंशिका तुम्हें क्या पता अंशिका कैसे अंडे देती थी, सोने के या तांबे के? पता है, जरा यहाँ के ठाट बाट और पर गौर कर। ड्राइंग रूम और बेडरूम दोनों जगहों पर एसी लगा हुआ है। सोफ़ा पहले ही बहुत महंगा जान पड़ता है और टीवी भी लाख सवा लाख से कम की नहीं होगी, क्योंकि 70 इंच से कहीं ऊपर की जान पड़ती है। भीतर बेड कैसा है मैं नहीं जानता, क्योंकि वहाँ की तलाशी तूने ली थी। मगर दूसरे कमरे में ठोस लकड़ी की ऐसी अलमारी रखी है जो न सिर्फ एकदम नई है बल्कि उसकी कीमत भी लाख रुपए से कम नहीं होगी। किचन में क्रॉकरीज भी कीमती दिखाई देती हैं, ऊपर से मॉड्यूलर है, इसलिए 2-2.5 लाख से कम का तो क्या ही होगा। बेड भी लाख रुपये के आसपास का ही मान कर चलो, क्योंकि ठोस लकड़ी का बना हुआ है, ना कि प्लाईवुड से। बढ़िया, अब जरा सोच कर देख कि एमबीए कर रहा लड़का अपने रहन सहन पर इतने पैसे क्यों बर्बाद करेगा, बल्कि कहाँ से लाएगा? क्या पता किसी बड़े बाप का बेटा हो। बकवास मत कर, रईसी छिपाई नहीं छिपती। जबकि उसकी सूरत पर लिखा था वो लोअर मिडिल क्लास या बड़ी हद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उससे भी बड़ी बात यह है कि किसी और दौलतमंद बाप का बेटा होता तो पुलिस को यहाँ पहुँचने पहुँचे देखकर वह फरार हो जाता, चुपचाप फिर थप्पड़ बर्दाश्त कर लिया होता। नहीं, उल्टा हम दोनों को ऐसी ऐसी गत बनाते कि हम पनाह मांग मांग जाते। ठीक है, मैंने मान लिया कि उसका ये ठाट बाट अंशिका की बदौलत था, और वह इतना बड़ा बेवकूफ़ भी नहीं है जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हलाल करता। कर भी सकता था, बशर्ते कि हमें ये पता लग जाए कि अंशिका का मन उससे भर चुका था। उसने सुमित सबरवाल के नाम के उल्लू के पट्टे की सेवाएं लेनी बंद कर दी थी, साथ में देनी भी। तभी वो गुस्से में इतना आग बबूला हो उठा कि जाकर पहले न सिर्फ उसका रेप किया बल्कि उसका गला घोंट कर हत्या भी कर दी। अगर ऐसा भी था तो जाहिर है कि वह मेरे वहाँ पहुँचने की खबर उसे हंसिका के जरिए नहीं लगी हो सकती। तो फिर मेरे खिलाफ जाल बिछाने में वह क्यों कर कामयाब हो गया? यही तो एक लाख यही तो 1 लाख रुपए का सवाल है भाई, जिसका जवाब हमें तलाशना है। अगर कातिल अमित बजाज को मान लो चौहान साहब, तो सब कुछ संभव था। वह वही था जो हर चीज़ को मैनेज कर सकता था। तब उसके पास बेहोशी की दवा का इंतजाम करने के लिए वक्त का थोड़ा भी नहीं होता, क्योंकि वह इंतजाम कर चुकने के बाद ही कत्ल प्लान किया होगा। ये क्यों भूल जाता है भाई कि कत्ल के वक्त वह ओखला में था, लेकिन किसी की निगाह में नहीं था, इसलिए वापस लौटकर अंशिका का कत्ल करने के बाद फिर से ओखला पहुंच सकता था। दूरी कितना है सीआर पार्क और ओखला के क्राउन होटल के बीच? उसने अर्चना को भी तो बुलाया बुलाया था, फिर क्यों भूल जाता है उसकी पोल होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खोल सकते हैं। होटल वह कत्ल करके लौटने के बाद पहुंचा हो सकता है, बल्कि अर्चना को भी उसके बाद ही बुलाया होगा। वक्त की बाबत अर्चना उसके खाते इतना झूठ तो बोल ही सकती है, वह भी तब जबकि अंशिका की मौत की सूरत में उसका बजाज पर एक अधिकार हो जाना तय है। मुझे नहीं लगता कि क्या नहीं लगता यह कि कातिल बजाज है। हे भगवान, मेरे मुंह से सिसकारी सी निकल गई। इतनी सी बात हमें पहले क्यों नहीं सूझी?
क्या नहीं सूझा? हम शुरू से ये मानकर चल रहे हैं कि हत्या मेरे वहाँ पहुँचने के बाद किसी वक्त हुई थी, और उस वक्त क्योंकि बजाज घर से दूर था इसलिए वह कातिल नहीं हो सकता। इसमें गलत क्या? सब गलत ही गलत है चौहान साहब। ज़रा सोच कर देखो कि हम इस बात की गारंटी कैसे कर सकते हैं कि अंशिका के साथ जो हुआ वो उसके घर में मेरी मौजूदगी के दौरान ही किया गया। मतलब का तो उससे पहले भी तो पहले भी तो हुआ हो सकता है। अगर साफ-साफ कहूँ तो उसे ख़त्म कर चुकने के बाद अमित बजाज ओखला के लिए निकला हो सकता है। सुनकर वह सन्नाटे में आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई या नहीं अभी? मैं मालूम करता हूँ, कहकर उसने अपने डिपार्टमेंट में किसी को फ़ोन लगाया। फिर दूसरी तरफ से बाबत हामी सुनने के बाद रिपोर्ट व्हाट्सएप करने को कह दिया। 1 मिनट भर का इंतज़ार हमें सालों लंबा प्रतीत हुआ। फिर हम दोनों ने एक साथ रिपोर्ट में दर्ज मौत को वक्फे को देखा, जो कि 2 से 4 बजे के बीच बताई गई थी। रिपोर्ट में अंशिका के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने जाने का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। साथ में इसका भी कि उसके शरीर में स्पर्म नहीं पाया गया था, यानी कि फोरेंसिक टीम की लाश का परीक्षण करके बनाई गई ये थ्योरी एकदम सही थी कि रेपिस्ट ने कॉन्डोम इस्तेमाल किया था। आप क्या कहते हो? दम तो है भाई तेरी बात में, लेकिन ये रेप वाली बात तो अभी भी उलझाए दे रही है। भला बजाज को अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती करने की क्या ज़रूरत थी? मियाँ बीवी के बीच कोई अनबन हो गई होगी, इसलिए वह बजाज को हाथ में नहीं लगाने दे रही थी। मगर मर्द आखिर मर्द ही होता है। ऊपर से वह जो कर रहा था अपनी बीवी के साथ कर रहा था, इसलिए ज़्यादा शेर हो गया। इस बात पर यकीन करो तो रेपिस्ट किसी और न होने के बजाय बजाज का होना ज़्यादा समझ में आने वाली बात दिखाई देती है। आगे बार-बार इंशिका की ना सुनकर यह अलग होने की कोशिश करते थे, उसे गुस्सा आ गया और उसने बीवी का गला पकड़ लिया। ऐसी सिचुएशन में महिलाएं अक्सर सॉरी बोलने या गिड़गिड़ाने के बजाय भड़क उठती हैं, पति को लड़काना शुरू कर देती हैं, जैसे कि ये कहकर ठीक है मार दे मुझे, हिम्मत है तो दबा दे मेरा गला। नतीजा ये होता है कि मर्द का गुस्सा शांत होने के बजाय बढ़ते चला जाता है। हो सकता है वैसा ही कुछ अंशिका ने भी किया हो, जिसकी वजह से बजाज के हाथों की पकड़ उसके गले पर सख्त होती चली गई और अंशिका का कदम निकल गया। यानी ज़रूरी नहीं कि ये कत्ल प्लान ही रहा होगा, वह वक्ती आवेश में भी किया गया हो सकता है। मतलब तुझे फंसाने का ख्याल उसे बाद में आया था। अगर ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं है तो हाँ, बाद में भी आया हो सकता है। कत्ल वह कर चुका था और बुरी तरह बौखलाया हुआ भी था। फिर उसे 15 दिनों पहले की वह घटना याद आ गई जिसमें मेरी और अंशिका की बहस हुई थी। उसने उसी बात को अपने हक में इस्तेमाल करने का फैसला किया। फिर कहीं से क्लोरोफॉर्म या जो कुछ भी इस बोतल में परफ्यूम के साथ मिलाया गया और उसे हासिल किया, या वैसी कोई चीज़ उसके पास पहले से मौजूद थी। आगे उसने मुझे फ़ोन करके 1 घंटे बाद अपने घर पहुंचने को कह दिया। उसकी कॉल ठीक 2:30 बजे आई थी, जबकि मैं 3:30 की बजाय जानबूझकर 3:45 बजे वहाँ पहुँचा था। तब तक वह उसे बंगले से जा चुका था। वह इस तरह से देखो चौहान साहब, तो मेरे कातिल निकल जाने के चांसेस तो वैसे ही 0 हो जाते हैं। गेट से भीतर ड्राइंग रूम तक पहुंचने में कुछ तो वक्त लगा होगा। मुझे 2 मिनट भी मान लो तो आगे मेरे पास महज 13 मिनट बचते थे। तो क्या कोई मानने वाली बात है कि अंदर पहुंचते मैं अंशिका पर झपट पड़ा, उसे जबरन बेडरूम में ले गया, उसका रेप करने के बाद उसका कत्ल किया, वापस जाकर नीचे सोफे पर यूँ बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उससे तो ये कहीं अच्छा ना होता कि मैं बाहर निकलता और गार्ड से ये कहकर वहाँ से चला जाता कि बजाज साहब आ जाएं तो उनसे कहना मुझे फ़ोन कर लें। मैंने तुझे कातिल कब कहा गोखले? नहीं कहा, लेकिन उस बाबत सवाल ज़रूर किया था। फिर तुम्हारी अफसर की तो जैसे गारंटी है कि अपराधी मेरे अलावा कोई हो ही नहीं सकता। तेरी सोच गलत है। अगर गरिमा मैडम को तेरे कातिल होने का यकीन होता तो दुनिया से ऊपर के नीचे हो जाते, मगर तुझे आज़ाद हरगिज ने भी नहीं किया होता। मजबूरी में किया था, नहीं किया था। उनके अंडर में काम करके अब तक मुझे इतना तो समझ ही चुका हूँ कि मैं उसकी मर्जी के खिलाफ उनसे कुछ नहीं छिपाया कुछ नहीं कराया जा सकता, भले ही हुक्म कमिश्नर साहब का ही क्यों ना होता। रही बात नौकरी जाने की, तो उसकी खाक परवाह नहीं करती वह। छोड़ो, उस बात पर बहस करने का ये वक्त नहीं है। अभी तुम अपना फोकस अमित बजाज पर रखो और बताओ कि क्या अभी भी तुम्हें उसके हत्यारे होने पर शक है?
शक भले ही ना हो मेरे भाई, लेकिन उसके खिलाफ कुछ साबित कर पाना आसान काम नहीं होगा। और कहीं परफ्यूम की इस बोतल से तेरी उंगलियों के निशान बरामद हो गए तो बात खत्म हो जाएगी। तो भला इस बोतल में सुमित की फ्लैट तक कैसे पहुंचा जा सकता था? पहुंचा सकता था। कत्ल के बाद किसी बहाने वह यहाँ आकर थोड़ी देर के लिए लड़के को बाहर भेज दिया होगा, या फिर वह खुद ही उसके खातिरदारी के लिए कुछ लेने चला गया होगा, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट या ऐसा ही कुछ हो। तब बजाज ने बोतल उस जगह पर ले जाकर छिपा दी जहाँ से तुमने इसे बरामद किया है। महबूबा के पति की खातिरदारी? जवान जोर से हंसा। जब पति को एतराज नहीं तो यार को भला क्यों होता है? ये भी सही कहा। अब चलते हैं यहाँ से।